हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हाइपोटेंशन के बारे में, यानी जो हिंदी में लो बीपी बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो हाइपोटेंशन है ये क्या चीज़ है, यानी जो लो बीपी होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो इसको जानेंगे हम। किसी भी कारण से होने वाले जो ब्लड प्रेशर हमारे हैं उनमें कमी को हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर बोला जाता है। यानी जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसी में कमी जो आ जाती है उसी को हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जिससे हिंदी में लो बीपी बोलते हैं। ठीक, आमतौर पर बड़ों में ब्लड प्रेशर 90/60 mm पर एसी से कम मिलने पर उन्हें हम लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यानी जब हमारा एडल्ट लोगों में जो सिस्टोलिक 90 और डायस्टोलिक 60 mm पर एसी से कम मिलता है तो हम उसको लो ब्लड प्रेशर रोगी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे जान लेते हैं जो ये हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन है। यानी जो एक शब्द आता है हमारा हाइपोटेंशन और दूसरा आता है हाइपरटेंशन। तो हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है कमी, और हाइपर का मतलब क्या होता है? यानी ज़्यादा। यानी जो हाइपोटेंशन होता है लो बीपी होती है, और जो हमारा हाइपर टेंशन होता है वो क्या होता है? बीपी, उसमें बढ़ी हुई बीपी उसको हम बोलेंगे। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि कब जानेंगे कि ये लो ब्लड प्रेशर है और कब नॉर्मल है। ठीक, अगर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक 120 mm Hg और डायस्टोलिक जो है 80 mm पर Hg होता है। सिस्टोलिक कितना और डायस्टोलिक? सिस्टोलिक होगा 120 और डायस्टोलिक होगा 80 mm पर Hg, तो हम उसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानेंगे। जब उससे कम होता है, यानी जब हमारा सिस्टोलिक 90 mm Hg और डायस्टोलिक 60 mm Hg, तो लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब इससे भी जब कम हो जाता है तो ये डेंजर जोन में चला जाता है, यानी क्रोनिक हो जाता है। ठीक है, अब जान लेते हैं टाइप्स, यानी जो हाइपोटेंशन है, जो लो बीपी है, कितने प्रकार के होते हैं। तो जो लो बीपी है ये आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सिम्प्टोमेटिक हाइपोटेंशन, दूसरा होता है इसेंशियल हाइपोटेंशन और तीसरा होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, अब जान लेते हैं तीनों के बारे में एक एक करके। पहला हमारा दिया है सिम्प्टोमेटिक हाइपोटेंशन। इसका मतलब क्या होता है? तो जब भी इस प्रकार के हाइपोटेंशन के रोग में डिसीज की सीवियरिटी के अनुसार से एक्यूट तथा क्रोनिक सिम्टम प्रकट होते हैं। यानी जो सिम्प्टोमेटिक हाइपोटेंशन होता है उसमें जो डिसीज होता है उसके सीवियरिटी के हिसाब से एक्यूट और क्रोनिक जो सिम्टम्स होते हैं वो अपीयर होते हैं। इसमें डिफ़िकल्टी क्या क्या होती है? तो इसमें जो सांस लेने के जो होती है, पेशेंट को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, पैलर स्किन हो सकता है, यानी जो हमारा स्किन होगा जो पेशेंट का उसका पीला पड़ सकता है, काफ़ी उसको स्वेटिंग आएगी, पसीना आएगा और वो कमजोरी महसूस कर। कभी कभी जो ब्लड प्रेशर में कम हो जाने के कारण पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, यानी बेहोश हो जाता है। अब आगे जान लेते हैं इसेंशियल हाइपोटेंशन के बारे में। तो जो इसेंशियल हाइपोटेंशन होता है, इस प्रकार के हाइपोटेंशन में बिना किसी कारण के होता है, यानी कोई भी कॉज नहीं रहेगा फिर भी ये आपको हो जाएगा इसेंशियल हाइपोटेंशन। इसमें लगभग 3% ऐसे जो पेशेंट होते हैं जिसमें इस प्रकार के हाइपोटेंशन होता है। ठीक है, इसमें कोई स्पेशल सिम्टम्स नहीं होते हैं। ऐसा हाइपोटेंशन, ये जो इसेंशियल हाइपोटेंशन होता है अधिकतर महिलाओं में अधिक होता है। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के बारे में। इस प्रकार के हाइपोटेंशन कम समय के लिए होता है। इसमें वर्टिगो की स्थिति बनी रहती है। जैसे थोड़ी देर के लिए पेशेंट के द्वारा हार्ड वर्क, यानी कोई मेहनत वाला काम करने पर या अचानक जब खड़ा होता है उस टाइम हो जाता है। इससे ही ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। यानी जब हमारा
ये जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है, जब भी कोई इस टाइप के पेशेंट होते हैं जिसमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है, तो उस टाइम जो पेशेंट हमारा हार्ड वर्क या अचानक कभी सो रहा हो उस टाइम खड़ा हो जाएगा, तो इस प्रकार के हाइपोटेंशन को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। इस प्रकार के हाइपोटेंशन में सबसे कॉमन बात यह होती है कि पेशेंट में जब यानी जो अचानक जो खड़ा हो जाता है तो ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। यानी कोई जो पेशेंट है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का सो रहा है, अचानक वो खड़ा हो जाएगा तो उस समय उसका बीपी काफ़ी कम हो जाता है, जबकि पल्स रेट क्या होती है वैसे ही बनी रहती है नॉर्मल की तरह। ठीक है, ऐसे पेशेंट को में जो ब्लैकआउट की स्थिति बनी रहती है। जो ब्लैकआउट है इसका मतलब क्या होता है, ये आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, इसी को ब्लैकआउट बोलते हैं। अब जान लेते हैं इसके कारण क्या क्या हैं, कॉजेस ऑफ हाइपोटेंशन के बारे में। इसमें क्या होती है, फिजिकल वीकनेस रहती है, शारीरिक कमजोरी होती है। यानी जिसको होगा ये कैसे पहचानेंगे, कारण क्या क्या होंगे। जो फिजिकल वीकनेस होगा उसमें ये हाइपोटेंशन होती है, या शरीर में पानी की कमी से तथा टाइम पर भोजन न करने से भी आपको हाइपोटेंशन यानी लो बीपी की समस्या हो सकती है। तीसरा, अधिक जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या मेंटल वर्कलोड है उनको भी ये हाइपोटेंशन हो सकता है, लो बीपी की बीमारी हो सकती है। अधिक जो फास्टिंग करते हैं और जो व्रत रखते हैं उनको भी ये हाइपोटेंशन हो सकता है। ज़्यादा ब्लड जब लॉस हो जाता है, यानी कभी भी एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाता है, उस समय पेशेंट से काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है, उस स्थिति में ही हाइपोटेंशन हो सकता है। या माहवारी के टाइम भी जो होती है लेडीज़ों को, उस समय भी हाइपोटेंशन हो सकता है, वो भी एक कारण है। जब डायरिया या कोलेरा हो जाता है, इनकी वजह से हमारे शरीर से काफ़ी फ्लूइड जो होते हैं लॉस हो जाते हैं, ये भी एक कारण है। या ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी जब हो जाती है उस समय भी हाइपोटेंशन हो सकता है, वो भी एक कारण है। अब जान लेते हैं सिम्टम्स, कैसे पहचानेंगे कि हमें हाइपोटेंशन हुई है। तो इसमें क्या होगा, नौसिया होगा, वोमिटिंग होगा, वर्टिगो होगा, हेडेक होगा, वीकनेस होगा, डल फेस हो जाएगा, लेजीनेस यानी आलस बनी रहेगी। अब जान लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसमें जो हाइपोटेंशन लो बीपी होती है उसमें दवा दिया जाता है, फ्लोरिकोट के नाम से आता है टैबलेट, उसको दिया जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है पेशेंट को जब लो बीपी की स्थिति रहती है, तो उसको दिया जाता है सिपमीडो के नाम से जो टैबलेट आती है, जिसमें मिडोडोरिन होता है, हाइड्रोक्लोराइड, उस दिया जाता है। या 2.5 से 10 mg प्रति 8 घंटे में दिया जाता है, यानी 8 घंटे के बाद उसको ये हमें रिपीट करना होता है। अगला ट्रीटमेंट आता है हमारा डिस्टिनोन आता है, वो भी हमें पेशेंट को देना हो। पेशेंट को कंप्लीट ब्लड रेस्ट देना चाहिए। जो पेशेंट है जिसको लो बीपी की समस्या है उसको क्या करना चाहिए, हमें कम्प्लीटली बेड रेस्ट देना चाहिए। ठीक है, उसमें NS की जो बोतलें होती है वो देनी चाहिए, सीरम आर्क से देनी चाहिए। ORS जो घोल होते हैं वो हमें लगातार देना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए बॉडी में। विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए पेशेंट को। पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक देना चाहिए। थैंक यू।